आदरणीय स्मृति मैम और डिपार्टमेंट से जुड़े यहाँ मौजूद सभी शिक्षक और साथ ही मेरे सामने मैं देख रही हूँ कि शायद बहुत सारे भावी पत्रकार हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ या शौक में जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? तो ये ढेर सारे भावी पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी। बधाई मैं इस चीज की दूंगी कि आप लोगों ने जो प्रोफेशन चुना वो बहुत अच्छा चुना। प्रोफेशन तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन पत्रकारिता इसलिए भी ज्यादा बेहतर अच्छा प्रोफेशन है क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी का जो सबसे 4 पिलर होते हैं उसमें से एक जर्नलिज्म है। ये आप लोगों को बेसिक तो इतने पहले ही पता होंगे। और जब 4 पिलर में से आप एक होते हैं तो आपका उस डेमोक्रेसी में आपका अपना उस डेमोक्रेसी के लिए योगदान या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि जब आप उस 4 पिलर में से एक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम, अब पत्रकारिता का वो काम है कि आपको उन बचे 3 पिलर और जनता के बीच में सेतु का काम करना है। उसके जो बीच में उसका जो ब्रिज होगा वो आप होंगे। आपको सरकार और जनता के बीच की बातें बतानी है। आपको लोगों को ये बताना है कि सरकार ये कर रही है और आपको सरकार को ये बताना है कि यहाँ ये कमी है इसलिए जनता परेशान है। और न केवल कमी की बात करनी है बल्कि जो बेहतर हुआ उसकी भी बात करनी है। क्या चीज जरूरी है, कितनी जरूरी है और किस चीज की अधिकता क्यों हो रही है और उससे क्या नुकसान हो रहा है। मतलब हर छोटी बड़ी चीज आपको लोगों के बीच में बतानी है, कम्युनिकेट करनी है, चाहे वो सत्ता की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो सिस्टम की हो। तो एक तो बड़ी बात कि इन तीनों के और जनता के बीच में सेतु का काम करना है। दूसरा आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आप किसी लोकेशन पर होते हैं तो जब हम टीवी चैनल्स खोलते हैं ना कि अरे इतनी बड़ी घटना हो गई, तो वो घटना क्या हुई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम कोई यूट्यूब पे कोई चैनल ओपन कर लेते हैं या हम अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाते हैं। तो उस समय जो चेहरा ये बता रहा होता है कि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं या जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसे देखिए या इसे दिखाइए, यहाँ पर अब तक इतना हो चुका है, तो वो आप हो। और उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है। वो वही सुन रहे हैं जो आप बता रहे हैं, वो उसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और वो वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। इसलिए जब आप कभी भी फील्ड में काम करें या फिर जब आप एक पत्रकार बन गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पब्लिक के लिए बढ़ गई है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत सीधे तौर पे पब्लिक से भी जुड़ते हैं और गवर्नमेंट से भी जुड़ते हैं और सिस्टम से भी जुड़ते हैं। तो एक ऐसे प्रोफेशन में आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कभी खत्म ना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे कभी कोई सवाल ना खड़ा हो। विश्वसनीयता इस प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात यहाँ की कि प्रोफेशन तो आपने सचमुच बहुत अच्छा चुना, सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब दूसरी बात कि आपके मन में आया कैसे कि आप जर्नलिस्ट बनेंगे? कभी आपने सोचा कि क्या सोच के आपने सोचा कि नहीं मैं पत्रकारिता करूंगा या करूंगी या मुझे पत्रकार बनना है? देखिए क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि बचपन से हम सभी के अंदर एक पत्रकार है। पत्रकार का बेसिक काम क्या होता है? आज इतने सारे मीडियम है, लाइव होती है, ब्रेकिंग होता है, एंकरिंग होती है, डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है। एडिटोरियल तो पेपर्स वगैरह में शुरू से चले आ रहे हैं कि अपनी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन पत्रकारिता का जो पहला काम पत्रकार का होता है वो कम्युनिकेट करना, एक बात को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि शायद पत्रकार हम सभी के अंदर बचपन से है। अब हम उसको इस उम्र तक कितना साथ रख पाते हैं? जैसे कि अगर हम ये माने कि किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ, वहीं से हम शुरू करते हैं। जब उसको भूख लगती है तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है? रोकर करता है, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते हैं, वो शब्दों को नहीं समझता है। फिर जब वो थोड़ा समझने लगता है, नहीं बोल पाता है, तो शायद इशारों में अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करता है, अपनी माँ को कम्युनिकेट करता है। फिर जब वो बोलने लगता है तो उसी पत्रकार को माँ घर में किस तरह से बड़ा करती है। अब आप देखिए, जब आप छोटे होते हैं तो कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि माँ सपोज रसोई में काम कर रही है तो बोलती बेटा दादी को बोलाओ ऐसा ऐसा, बोल दो कि नाश्ता तैयार है, बोल दो कि खाना खा ले, या बोल दो कि ये फोन आया था। कभी बोलती है कि जाओ पापा को बुलाओ। कभी पड़ोस की आंटी के लिए कोई मैसेज भी छूटते हैं, हुआ होगा ना आप लोगों के साथ भी है। तो
वहीं से आपके अंदर का एक पत्रकार शुरू होता है कि आपने उस मैसेज को किस तरह से कम्युनिकेट किया, किस तरह से लोगों के बीच जाकर बताया, किस तरह से वो मैसेज पड़ोस की आंटी को दिया। क्या आपका कम्युनिकेशन इतना सही था कि जो आपकी माँ बोलना चाह रही थी वो आपने शब्दशः बोला, या आपने कुछ शब्द बदले तो भी आपने सही कम्युनिकेट किया कि नहीं? तो कम्युनिकेशन का एक तरीका यहाँ से भी शुरू होता है। और मैसेज देना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। आज तो हम खटखट टाइप करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्या बोल रही हैं, भाई मैसेज तो यूँ टाइप होके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग शॉर्ट्स में टाइप करते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई बात बोली कि आप जाके इन सर को बोल कर आइए, वो सर मुझसे काफी दूर है, तो आप उस मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे कि मेरी बात पूरी वहां तक जाए? तो ये एक कला होती है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब आज तक में थी, मेरे आज तक के जो टीवी के गुरु हैं, मैं कहूँगी राजेश बादल, उन्होंने मुझे बहुत बेसिक से टीवी जर्नलिज्म सिखाया। तो हमारे जो एडिटर थे एक दिल्ली में, साजिद जमा, बड़ा बहुत बड़े नाम है, आप जानते होंगे, शायद आपने तो सुना ही होगा सर। तो उन्होंने भोपाल में एक आर्टिस्ट के लिए बुक भेजी कि मेरी ये बुक उन तक पहुंचा देना। तो बादल जी, अब चूंकि हम जूनियर थे तो उन्होंने मुझे दी कि ये बुक वहां तक पहुंचा दो, फोन लगा के पूछो कहाँ है। तो जब मैंने फोन लगा के पूछा और मैंने वो बात इतने गलत तरीके से बोली, मतलब उसको प्रॉपरली तरीके से बोला ही नहीं, जिसपे मैंने डांट खाई। और मैंने उनसे पहली बार ये शब्द सुने कि मैसेज कन्वे करना भी एक कला होती है, कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है। खैर ये सब बातें तो हुई, लेकिन अब आप लोग सोचेंगे, जो मेन मुद्दा है मैं उस पर आती हूँ। आप लोग जब यहाँ पत्रकारिता करने आ रहे होंगे तो आप लोगों के मन में बहुत तरह तरह के सवाल होंगे कि क्या होगा, जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है। बहुत सारे डिस्कशंस घर में भी हुए होंगे, पेरेंट्स ने बोला होगा कि क्या करोगे या क्या करोगी जर्नलिज्म में जाकर, अब इसमें तो कुछ फ्यूचर नहीं बचा, बहुत सारे एआई एंकर आ गए हैं, ऐसी तमाम सारी बातें हुई होंगी। फिर मन में आज भी ये आ रहा होगा कि हम जर्नलिस्ट तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन हम जर्नलिस्ट बनेंगे तब तक जर्नलिज्म में क्या कुछ चेंज हो जाएगा। तो बात हमको चेंजिंग सिनेरियो पे करनी है। तो मैं 97-98 बैच की पास आउट हूँ आईएमसी से। ये थर्ड वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के लिए। और ये वो जगह है, यहाँ से जो आर्मी में भी जो लोग होते हैं, जिनको मीडिया को डील करना होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से जो आईएएस अलाइड सर्विसेज हैं, जिससे दूरदर्शन और पीआईबी में जहाँ लोग होते हैं, जो आईआईएस सर्विसेज कहलाती है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो भी, उनकी ट्रेनिंग भी इसी जगह पे होती है। तो ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो जब मैं 97-98 में मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू करा, तो उस समय जो टीवी था वो मतलब कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। टीवी अपने शैशव अवस्था में था, धीरे धीरे कुछ कुछ प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था। DD2 पे आधे आधे घंटे के बुलेटिन आते थे। सबसे पहले मेट्रो पे आधे घंटे का आज तक आता था, मैडम आपको याद होगा, बहुत पहले 95 में आधे घंटे का मेट्रो पे आज तक आना शुरू हुआ। फिर जी की तरफ से एक बुलेटिन शुरू हुआ। फिर जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रणव राय, उनकी एक न्यूज मैगजीन आया करती थी। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो रही थी, अर्थव्यवस्था हमारी लचीली हो चुकी थी, लिबरलाइजेशन आ चुका था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। तो जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे तो सबसे पहले ये बात होती थी कि अरे अब तो टीवी आ गया, तो न्यूज़पेपर का क्या फ्यूचर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग अब न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी को वो चैलेंज करती है। तो यहाँ तो पूरा पूरा सिस्टम की बात कर ले तो चैलेंज हमेशा है, और पत्रकारिता तो ऐसी फील्ड है जिसमें चैलेंज बहुत ज्यादा है। तो जब 98 में टीवी आया तो लगातार एक ही सवाल था, भाई अब तो लोग पेपर पढ़ना बंद कर देंगे। उस समय तो 20-20 मिनट के बुलेटिन थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, किसी ने पेपर पढ़ना वहां बंद नहीं करा, न्यूज़पेपर वैसे ही आते रहे। और टीवी उसके बाद और तेजी से बढ़ा। टीवी के तेजी से बढ़ने के बाद भी न्यूज़पेपर नहीं खत्म हुए। टीवी इतनी तेजी से बढ़ा कि जो 20-20 मिनट के बुलेटिन आते थे वो 24 घंटे के न्यूज चैनल में कन्वर्ट हो गए। जी न्यूज का बड़ा न्यूज चैनल आया। एनडीटीवी जो प्रोडक्शन हाउस है, उसने स्टार न्यूज के 24 आवर्स के चैनल की शुरुआत करी। आज तक ने खुद अपने न्यूज चैनल की शुरुआत करी, आज तक की। तो 24 घंटे नजर के सामने ब्रेकिंग न्यूज होती थी। देश और दुनिया में कुछ हुआ नहीं कि सबसे पहले लोग ब्रेकिंग देखने लगते थे। तो ब्रेकिंग न्यूज का दौर भी बड़ा लंबा चला। फिर लोगों को टीवी का चाव भी बहुत हुआ, टीवी से लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ा कि अरे वाह, ये तो लिखने को बोलने को नहीं है, तो देखने को भी मिल जाता है कि क्या हो रहा है। और इतनी तेजी से
खबर फैलती थी, मुझे याद है, शायद मैं सन मिस कर रही हूँ, 99, फूलन देवी की हत्या हुई थी। फूलन देवी सांसद थी उस समय, उनकी हत्या हुई थी। और फूलन देवी कौन थी, आप में से कोई शायद अब नहीं जानता होगा। चंबल की एक बड़ी डकैत थी और शायद देश की पहली मतलब महिला डकैत जो कह सकते हैं, वो बदला लेने के लिए डाकू बनी थी। तो जब वो सांसद बनी तब उनकी हत्या हुई। और जब ये हत्या हुई तो 10 मिनट नहीं हुआ कि मैं अपने होम टाउन में थी, सबसे पहले आज तक पे वो खबर आई। मतलब 10 मिनट के अंदर कितनी तेजी से खबरें स्प्रेड होती हैं, ये टीवी का कमाल था। उस समय लोगों को पूरे समय लगा कि अब तो अखबार खत्म होने की स्थिति में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखबार से ही कुछ लोग शिफ्ट होकर टीवी में आए, खबरें ही दिखानी थी, बस माध्यम अलग था। माध्यम अलग था तो प्रेजेंटेशन अलग था, प्रेजेंटेशन अलग था तो थोड़ा सा तरीका भी बदल गया कि सिर्फ अकेले नहीं जाते थे, एक कैमरामैन लेके जाते थे, एक माइक लेके जाते थे, एंकर से बात क्या करनी है, कैसे लाइव देना है, कैसे फोनो देना है, किस सिस्टम को पहले अडॉप्ट करेंगे, फिट कैसे पहुंचेगी। चुनौतियां भी बहुत सारी थी उस सिस्टम की, पर लोगों ने उस पूरे सिस्टम को, टीवी को प्यार भी बहुत दिया, बहुत देखा, बहुत पसंद किया। फिर उसके बाद अगला दौर आया, मतलब ये टीवी ने एक लंबी पारी खेली और न्यूज चैनल, लेकिन न्यूज़पेपर इस बीच नहीं खत्म हुए। फिर हम बात करेंगे 2019 की। 2019 और 2020, 20 में जो पैंडेमिक आई, कोरोना काल तो आप लोगों ने सबने देखा। तो कोरोना काल में कितनी तेजी से सोशल मीडिया बढ़ा, यूट्यूब चैनल्स कितने सारे आ गए, कितने सारे लोगों ने यूट्यूब पे अपने पर्सनल अकाउंट बना लिए। और वो दौर था जब पैंडेमिक के डर से पूरी कवरेज के लिए कैमरामैनों को भी जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो सरकार ने भी बहुत सारे यूट्यूब लिंक जनरेट करने शुरू कर दिए, जो भी प्रोग्राम हो रहा उसके, कि आप लोग इसी यूट्यूब लिंक से आप तक कम्युनिकेट हो जाएगा। सरकार ने भी करे, प्राइवेट लोगों ने भी करे, कई सारे नेताओं ने तो सोशल मीडिया पे अपने पूरे अकाउंट बना लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो आज सुबह कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहाँ पौधा रोपा, उन्होंने किससे मीटिंग करी, वो कहाँ पे पहुंचे, आज उनके ऑफिस में क्या मीटिंग हुई। ये तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट होने लगी। और सोशल मीडिया की जो कह सकते हैं कि इस वक्त क्रांति का दौर आ गया, जो पूरा 20, 21, 22 का समय था। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे न्यूज देखते हैं। किस पे देखते हैं आप लोग ज्यादा न्यूज? सोशल मीडिया पे ही देखते हैं ना। कभी अपने टीवी सेट चालू करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ना। तो सोशल मीडिया का दौर बड़ी तेजी से आ गया। अब सोशल मीडिया के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, वो हो गई है क्रेडिबिलिटी की। तो जो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो तीनों माध्यम हैं, इन तीनों माध्यम में सबकी अपने अपने एक टारगेट ऑडियंस है, सबके अपने अपने एक जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। चाहे वो टीवी वाले हों, चाहे वो न्यूज चैनल वाले हों, चाहे वो यूट्यूब वाले हों। तो सबकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज है। जैसे हम टीवी की बात करेंगे तो जो लोग न्यूज़पेपर की बात करेंगे, तो जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं या फिर जो न्यूज़पेपर से जुड़े लोग हैं या जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, वो आज भी ये बोलते हैं कि टीवी वाले करते क्या है, 4 लोगों को बिठा के डिबेट कराते हैं, लड़ाते रहते हैं, फालतू का डिस्कशन करते हैं, टाइम खोटा करते हैं, बड़ी इरिटेशनल टाइप की बातें होती हैं, कुछ भी बोल दिया जाता है, यही बोला जाता है ना। तो जो लोग बहुत बुद्धिजीवी है, उनको टीवी का पैटर्न आज भी शायद कम पसंद आता है। वो आज भी अखबार का एडिटोरियल पढ़ना पसंद करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि वो एक तरह की शब्द को पढ़ें या किसी बदलती हुई चीज को पढ़ें और उससे जुड़े हुए उसकी 10 तरह के जो उसके आयाम है या जो उसकी 10 तरह की चीजें हैं, उनको समझें कि अगर ऐसा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनको वो पढ़ना पसंद है। तो जो न्यूज़पेपर है वो पढ़े लिखे लोगों का मीडियम है। ये बहुत बेसिक बात है जो आप भी समझते हैं। बुद्धिजीवियों की जगह मानी जाती है। लेकिन जो टीवी है, वो टीवी उस व्यक्ति का मीडियम भी है जो चाट बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, या फिर वो ऐसे ही ये कह सकते हैं कि उसके लिए लिटरेसी जरूरी नहीं है। तो वो सुनकर ही खबर समझता है, वो देखकर ही खबर समझता है। और वही वो व्यक्ति है जो नुक्कड़ों पे, चाय की दुकानों पे बड़े बड़े पॉलिटिकल डिस्कशन करता है। वहीं पे सरकारें बनती हैं, वहीं पे गिर भी जाती हैं। और भोपाल में तो पटियों के डिस्कशन बड़े फेमस हैं, जाने कितनी सरकारें बनती हैं, कितनी गिर जाती हैं। तो जो नुक्कड़ पे बैठे लोग हैं, उनके लिए आप कह सकते हो कि उनको ये सब चीजें देखना पसंद है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आपको टीवी पे कम्युनिकेट करना है तो आपको इस तरह से और इतनी सरल भाषा में करना है जैसे दादी और नानी की कहानियां होती हैं, जो एक बहुत छोटे बच्चे को भी समझ में आती हैं। क्योंकि जो आपका
देखने वाला है या जो आपके टीवी सेट को देख रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके शब्द इतने सरल और सहज होंगे कि उसे किसी से जवाब नहीं पूछना पड़े या उसके मन में ये नहीं आए कि ये जो बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है। और फिर इसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया तो वो चीज है कि इसमें सब कुछ है, इसमें हर कोई है, इसमें एक पढ़ा लिखा पत्रकार भी है, इसमें एक टीवी का पत्रकार भी है, इसमें आप एक प्रिंट का पत्रकार भी है, और इसमें हमारे आपके मोहल्ले के, जिलों के, गांव के बहुत सारे पत्रकार हैं। तो एक अच्छी बात यह है सोशल मीडिया आने के बाद कि जब हमने पत्रकारिता करी थी तो हमको सोचना पड़ता था कि हम कहाँ देखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कौन हमारी बात सुनेगा, हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा। लेकिन ये यूट्यूब और सोशल मीडिया आने के बाद एटलीस्ट आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसमें हमारा प्लेटफॉर्म क्या होगा, हम कहाँ पे बोलेंगे, हम किससे बोलेंगे, अपनी बात कहाँ रखेंगे। तो अब कम से कम ये है कि अपने ही नाम से एक चैनल आप लोग शुरू कर लेते हैं, आपको जो बोलना होता है हर घटनाक्रम पे बोलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि देश में जो बोलते थे ना अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो तो मुझे लग रहा अब दिखाई दे रही है सोशल मीडिया आने के बाद। इससे पहले शायद इतनी नहीं दिखाई देती थी, पर अब सोशल मीडिया पे हर गली मोहल्ला, हर व्यक्ति जो बोलना है वो बोल सकता है। वो केंद्र सरकार पे भी बोल सकता है, वो प्रधानमंत्री पे भी कमेंट कर सकता है, वो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पे भी कमेंट कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अंतर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा अंतर होगा आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन का, उस पर हम फिर आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के साथ इस दौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप लोगों को ये समझनी होगी कि वो क्रेडिबिलिटी की समस्या है। सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो कितना क्रेडिबल है, ये अभी भी एक बहुत बड़ी विचार करने की बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़े आ गए हैं, ऐसा बोला जाता है उस पर सेंसरशिप की जाएगी, लेकिन वो आज तक हाल फिलहाल तक तो अभी नहीं हो पाई। फिर इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे चाहे न्यूज बताने वाले हों, चाहे अपने गली मोहल्ले के कोई घटनाक्रम बताने वाले हों, और तो और सोशल मीडिया पे लोग अपना पर्सनल जीवन भी बताते हैं। यूट्यूबर ही ढेर सारे जो बताते हैं कहाँ घूमने गए, क्या किया, क्या नहीं करा, आज हम यहाँ पहुंचे तो हम फला होटल में रुके तो हमने फला ब्रेकफास्ट किया, हमने फला डिनर किया, ऐसे तमाम सारी बातें वो बताते रहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग उनको देखते भी हैं। मतलब ये मैंने सोशल मीडिया से सीखा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से इंटरेस्ट लिया जाता है। ये सोशल मीडिया ने बताया कि उन लोगों के कितने फॉलोअर हो जाते हैं और कितनी तेजी से मिलियंस में फॉलोअर होते हैं। क्या देखते हैं? वही उनका दिन भर का रूटीन, छोटे मोटे उनके कमेंट्स। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जो शॉप करते हैं, शॉपिंग करते हैं और उन ड्रेस को लेकर अपने कमेंट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का वो भी एक तरीका है। पर हाँ, आप लोग एक बहुत स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में आए हो, आप लोग कम्युनिकेशन में आए हो न्यूज के कम्युनिकेशन में। तो आपको इस बात को हमेशा समझना होगा कि न्यूज के कम्युनिकेशन में कुछ हो या ना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखें, कुछ भी देखें, कुछ भी बताएं, वो सही होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप जिस कम्युनिकेशन मीडियम में हैं, आपको शब्दों के चयन पे बहुत ध्यान देना होगा, जिसको हम कहते हैं डिक्शन। अगर आपका डिक्शन बहुत बेटर है, आप बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये होगा कि लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। जैसे मैं तो इन बातों को जनरली जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता था कि हम सब कुछ सही बताएं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि आपकी आवाज से हम पहचान जाते हैं, हम टीवी के सामने हो या नहीं हो, आप आ रही हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आप एक पब्लिक फिगर हो चुके हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप किसी बड़े टेलीविजन बैनर पे हो। तो जब पब्लिक फिगर आप होते हो तो हम लोग, आपने देखा ना, लीडर्स को हम लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं। अरे इन्होंने तो चप्पल उतारे बिना दिया लगा दिया, अरे ये क्या, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, हम कितना क्रिटिसिज्म करते हैं। तो जब हम उनका क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप ये सोचिए कहीं ना कहीं हमारा क्रिटिसिज्म भी होगा। इसलिए इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी चीज ये है क्रेडिबिलिटी। दूसरे, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में शब्दों का चयन बहुत ज्यादा जरूरी है। शब्द सधे हुए होना चाहिए। हालांकि यूट्यूब बहुत अलग चीज है। जैसे मेरी बेटी है 16 साल की, वो अपने आप को हमेशा यूट्यूब से ही अपडेट करती है। जब कोलकाता रेप केस हुआ तो उसका इतना इंटरेस्ट था, वो हर अगले घंटे में मुझे आके बोलती थी कि मम्मा कोलकाता में तो प्रेसिडेंट रूल लग गया। मैंने कहा कहाँ लगा? तो पता चलता था वो किसी का भी थंबनेल पढ़ती थी और मेरे पास आ जाती थी, देखो फला चैनल ने लिखा है, TV9 वालों ने लिखा है प्रेसिडेंट रूल का।
अब वो ये नहीं देखती थी उसके आगे कौन सा साइन बना है, क्या है, उसके मन में तो यही बात आ गई। फिर उसने कहीं देख लिया कि घटना के सीसीटीवी फुटेज, तो फिर वो तुरंत आई, देखिए उन्होंने तो ऐसा लिखा था, जब मैंने न्यूज़ को क्लिक करा तो उसके अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं थे। तो सोशल मीडिया कहते थे कि टीवी सनसनी फैलाता है, और मुझे तो अब लगता है कि सोशल मीडिया के जो थंबनेल होते हैं वो उससे ज़्यादा सनसनी फैलाते हैं। तो ये जज करना बहुत कठिन होता है। ट्रिकी थंबनेल्स डालिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत डालिए कि कम्युनिकेशन ही कुछ भी हो जाए। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि सोशल मीडिया का जो बोलना चाहिए जो वर्ग है, जो उसको देखता है समझता है, वो यही 17-18 साल के बच्चे हैं। आप लोगों से 1-2 साल छोटे हैं, ये मान के चलिए। तो उनकी मानसिकता क्या उस पर सोचेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कितने ही ट्रिकी थंबनेल्स हों, लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि वे किसी गलत मैसेज को कन्वे ना करें। और यही सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। और डिक्शन इसलिए जरूरी है, जैसे सोशल मीडिया में कई बार ये माना जाता है कि जितने हल्के शब्द लिखोगे, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में हूँ, तो जब मैं उसमें बहुत अच्छे बड़े एडिटोरियल के शब्द लिखती हूँ तो वो खबर बहुत कम चलती है थंबनेल में। लेकिन अगर मैंने कुछ भी लिख दिए कि भले फला ने ये क्या कर दिया, फला ने फला की बात लगा दी, अगर इस तरह के शब्द मैंने लिखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखे जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की मानसिकता वही है। लेकिन बावजूद इसके क्रेडिबिलिटी से कभी नहीं हटना चाहिए। और तीसरा सोशल मीडिया ये है कि जब सारी दुनिया, आपको सोशल मीडिया में इसको भी समझना होगा कि जो भी करना होगा वो सबसे अलग करना होगा। अगर जब सारी दुनिया मुझे याद है 2019 का, अभी कैबिनेट मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2019 में वो लोकसभा चुनाव हारे थे। तो उसमें हर किसी ने लिखा था, टीवी से लेके, पेपर से लेके, वेब चैनल्स तक ने, कि वो चुनाव हारे। लेकिन उस दिन मैंने उस स्टोरी को बनाया था कि उनको चुनाव किसने हराया। तो हमेशा सोशल मीडिया में उस चीज पर भी जाना होता है जो सब नहीं कर रहे हैं। दूसरी साइड क्या है, हमेशा उसके दूसरी साइड को देखना होता है। और ओवरनाइट उस खबर को 13 लाख लोगों ने देखा, क्योंकि मतलब वो 1 मिनट की भी नहीं थी, पर उसमें ये बताया गया था कि उनको किसने हराया, जो कोई नहीं बता रहा था। तो सोशल मीडिया दुनिया ही एकदम अलग है। लेकिन हाँ, ये सच है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर टीवी आया तो लोग बोले अखबार खत्म हुए, लेकिन अखबार अभी भी नहीं खत्म हुए, अखबार अभी तक चल रहे हैं। 97-95 से टीवी चल रहा है। अब जब सोशल मीडिया आया तो ये सोचा जा रहा है कि टीवी जर्नलिज्म के लिए चुनौतियां हैं, तो ऐसा भी नहीं है। टीवी जर्नलिज्म के लिए किसी तरह की कोई चुनौतियां नहीं है। सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म है, सबका अपना अपना वेब प्रेजेंटेशन है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सोशल मीडिया के ही सामने है। सोशल मीडिया के सामने इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा सवाल है, और उसमें किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से और अपनी तरीके की तरह तरह की बातें बोल देता है, जैसे मैंने ट्रिकी थंबनेल्स बोले। हाँ, सोशल मीडिया का एक फायदा जरूर है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश में नहीं करना चाहते हैं तो आप बघेली में अपना चैनल शुरू कर लें, आप भोजपुरी में शुरू कर लें, आप किसी भी लैंग्वेज में शुरू कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा फायदा है सोशल मीडिया का। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगी कि आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने आए हैं, जो भी करें सबसे पहले क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें, दूसरा डिक्शन का ख्याल रखें। डिक्शन में इसलिए कह रही हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, इसको पत्रकारिता का तीर्थ बोला जाता है, और आप लोगों की लैंग्वेज में बोलूँ तो हब है ये जर्नलिज्म का। ठीक है, तो ये जो तीर्थ इसलिए कहा जाता है, कितने बड़े बड़े पत्रकार यहाँ से निकले हैं, आप लोगों को सब पता होगा। जब मैं आईएमसी पढ़ने गई तो मुझसे बोला, अच्छा तुम तो पत्रकारिता के तीर्थ से आई हो। और उसी में से एक नाम है प्रभात जोशी का, तुम लोगों ने शायद सुना होगा। जनसत्ता के एडिटर हुआ करते थे प्रभात जोशी। जब वो हमारे पास आईएमसी में आए तो शब्दों का कैसा इम्पैक्ट होता है या आपको कितने लंबे समय तक याद रहते हैं। तो समय बहुत कम था, और वो 97 का दौर ऐसा था कि कभी अटल जी की 13 दिन की सरकार गिर जाती थी, कभी देवगौड़ा को रिजाइन करना होता था, कभी आई.के. गुजराल को रिजाइन करना होता था। फिर 97-98 में मतलब लगभग ऐसा था कि हर 2-4-6 महीने में एक व्यक्ति को विश्वास मत वहां हासिल करना होता था नई सरकार को। तो वो लोग भी इसी जल्दी में आते थे। तो उस दिन उन्होंने हमसे बोला कि बच्चों मैं आज बहुत जल्दी में हूँ। अब चूंकि हम लोग हिंदी जर्नलिज्म के थे तो हमसे उसी तरह से वो लोग बात करते थे कि बच्चों आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है आज सरकार गिर सकती है, इसलिए मुझे जल्दी में जाना होगा। लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा मैं बहुत सारा टाइम लेकर आऊंगा तुम लोगों के पास,
और तब हम खूब बातें करेंगे, हम इतनी बातें करेंगे कि तुम मेरी चिंदियां उधेड़ना और मैं तुम्हारी धज्जियां उधेड़ूंगा। शब्द तो उनके बहुत थोड़े से थे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था, और बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी थी। तो हमेशा जब भी आप रिपोर्टिंग करें, चाहे एडिटिंग करें, चाहे यूट्यूब पे अपना ब्लॉग बनाएं, अपने शब्दों पे, अपनी इंफॉर्मेशन पे, अपने शब्दों के चयन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस समय निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डालते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में आपका जर्नलिज्म हो, कम से कम इतना ध्यान रखें कि किन शब्दों को कहाँ और कैसे बोला जाना है। लैंग्वेज पे अपनी कमांड रखिए, क्योंकि आप लोग तो अब नए जनरेशन के हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत, मतलब मेरे पापा तो प्रिंसिपल थे, लेकिन मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी शायद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो कबीर के दोहे बोलते थे, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलते थे, जो आजकल आप प्रवक्ताओं के मुंह से भी सुनते होंगे, रहीम के दोहे बोलते थे, उन्होंने तो पूरा, मतलब जो बोलते हैं ना कि पूरा दर्शन हमको सिखा गए थे वो जीवन का उसी में। तो कम शब्दों में भी ज्यादा कैसे बोलना है, किस शब्द का क्या इम्पैक्ट होगा, किसको कहाँ यूज करना है, हमेशा अपने डिक्शन पर ध्यान देना, और अपने डिक्शन के साथ साथ अपनी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना। बस मैं इतना ही कहूंगी। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एक मीडियम के आने से दूसरा कभी खत्म नहीं होगा। चुनौतियां जरूर होंगी, पर खत्म कभी नहीं होगा। और खत्म ऐसे भी नहीं होगा कि आज आप टीवी सेट पे टीवी नहीं देखते हैं, पर आप अपने फोन पे तो देख ही लेते हैं। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर के लिंक डिजिटल पेपर पे तो पढ़ ही लेते हैं ना। तो थोड़े थोड़े मोड बदलेंगे, पर काम वही होगा कम्युनिकेट करने का। थैंक यू।